क्लास 12th फिजिक्स एग्जाम में अब तकरीबन 1 महीने का वक्त रह गया है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ये बात पूछ रहे हैं कि सर 1 महीने में हमें बहुत सारा सिलेबस कवर करना है, इसलिए सर हाई स्कोरिंग टॉपिक्स प्लीज हमें फिजिक्स में बता दीजिए, जिससे हम लोगों को ये पता चल जाए कि भाई इन पे तो सबसे ज्यादा फोकस करना है। बच्चों, लास्ट 10 ईयर्स के पेपर को जब मैंने एनालाइज किया तो मैंने देखा कि यार ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो जिनसे एक्चुअली में सबसे ज्यादा पूछा गया है और रिपीटेडली पूछा गया है, बार बार इन टॉपिक्स पे फोकस किया गया है, बोर्ड ने बार बार इन टॉपिक्स से सवाल पूछा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो सारे टॉपिक्स हर चैप्टर से बताऊंगा जो आपको जरूर कवर करने हैं, क्योंकि ये बहुत ही हाई वेटेज और बहुत ही हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। इन्हें बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना, क्योंकि अगर आप इनको छोड़ के जाओगे तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। अगर आप एम कर रहे हो 65 प्लस या 70 आउट ऑफ 70, तो भाई इन टॉपिक्स को तो जरूर करके जाना, क्योंकि वक्त कम है, तो प्रायोरिटी पे इन टॉपिक्स को जरूर कवर करना। ठीक है बच्चों, मैं हूं आपका टीचर, आपका फ्रेंड, आपका मेंटोर निशांत शर्मा, और आपके लिए टाइम टू टाइम वीडियोस लेकर आता रहता हूं, जिसमें मैं आपको 12th बोर्ड में किस तरीके से अप्रोच करना है आपको गाइड करता हूं, नीट के लिए भी आपको गाइड करता हूं। तो आज इस वीडियो में आपको जो है बताऊंगा कि किस तरीके से आपने कौन से टॉपिक्स प्रायोरिटी पे सबसे पहले कवर करने हैं। तो ध्यान से वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आपका आ जाता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में अगर हम टॉपिक्स की बात करें, भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो आपका आ जाता है कि दो बॉडीज पे अलग अलग चार्ज दे रखा है, फिर इनको कांटेक्ट में लाया, तो अब बताओ कितना चार्ज हो जाएगा, तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का आता है, तो वो आपने जरूर कवर अप करना है। कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, इस पे फॉर्मूले पे भी सवाल आ जाता है, इसकी डेरिवेशन भी आपकी आ जाती है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। टॉर्क ऑन ए डाइपोल, पी क्रॉस ई का जो आपको फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपको पी की डायरेक्शन का पता होना चाहिए, किस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ये चीज पता होनी चाहिए। तो ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो 3 और 5 मार्क्स में जिसमें आपके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसमें आपसे पूछ लिया जाता है। गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन आ गई, जैसे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर आपसे पूछ लिया जाएगा। ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। ड्यू टू इन्फिनिटली चार्ज प्लेट की वजह से क्या होता है वो आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये सब चीजें आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो ये टॉपिक्स तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में नहीं छोड़ के जाना है। सेकंड, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की, तो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस वाले, या फिर आप कहो कि V इक्वल्स टू ई डॉट डी आर वाले जो आपके सवाल होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि आपके ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से, दो चार्जेस दे रखे हैं स्पेशली, बताओ दो चार्जेस की वजह से क्या होगा। अगर 3 चार्जेस दे रखे हैं, एक ट्राइंगल बना रखा है, तो बताओ उसकी वजह से क्या होगा, यह भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर आपका पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल माइनस पी डॉट ई वाला जो फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला है लेकिन आपको आना चाहिए और इसकी डेरिवेशन भी आनी चाहिए, ठीक है। किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, अगर आपने स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे लेके जाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इस टाइप के सवाल देखने को मिल जाते हैं। कैपेसिटर में आपको कैपेसिटेंस पूछ ली जाएगी, अगर आप और विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक, अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो बताओ आपकी किस तरीके से जो आपकी कैपेसिटेंस है वो चेंज कर जाएगी, तो वो उस तरीके का आपको आना चाहिए कि नेट कैपेसिटेंस किस तरीके से निकालते हैं। 2 स्लैब्स दे दी जिसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम अलग अलग है, तो फिर बताओ आपकी जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी, तो वो आपको निकालना आनी चाहिए। और दूसरा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के सवाल, जैसे एक आपका जो है वो अनचार्ज कैपेसिटर होता है, एक चार्ज कैपेसिटर होता है, कनेक्ट कर देते हैं तो बताओ इनिशियल और फाइनल एनर्जी में क्या डिफरेंस था, तो उस तरीके के सवाल आपको आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसका रिलेशनशिप और उसकी डेरिवेशन दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस और आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो आपका पूरा रिलेशन आता है ई माइनस आई आर इज इक्वल्स टू ई इंटू कैपिटल आर, वो आपका पूरा रिलेशन वो आपको आना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, तो इसके साथ साथ कई बार रेजिस्टर भी लगा देते हैं और आपको केवीएल का सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई सीरीज में क्या फॉर्मूला आता था और पैरेलल में, और उसकी डेरिवेशन छोटी सी आपको बोल सकता है कि थोड़ा सा डिराइव करके बताओ, तो पता होना चाहिए किस तरीके से वो आता था, ठीक है। हाँ, सेकंड आपका आ जाता है किरचॉफ्स रूल्स, ठीक है। किरचॉफ्स रूल्स, केवीएल किस तरीके से अप्लाई करते हैं, केसीएल किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ठीक है। उस पर कोई न्यूमेरिकल बन के आ सकता है, तो ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन मैं कहूं कि नीट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑब्वियसली बोर्ड के लिए तो है, क्योंकि इसकी डेरिवेशन पूछ ली जाती है कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में वो जो रिलेशनशिप आता है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, वो किस तरीके से आता है, उसकी डेरिवेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में इन टॉपिक्स को छोड़ने की भूल बिल्कुल मत करना, इनको तो जरूर कवर अप कर ही लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बेटा जो भी मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं इनको प्रायोरिटी पे कवर करना है, इनको तो स्टार मार्क करके रख लो कि इनको तो मैं कवर करूंगा ही करूंगा।
फिर आपका बायट-सैवरेट्स लॉ आ जाएगा और उसकी एप्लीकेशन आ जाएगी कहां पे, आपका करंट कैरिंग लूप में, कि हम करंट कैरिंग लूप की वजह से किस तरीके से निकाला करते थे। और साथ में जो इसकी एप्लीकेशन होती है ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, उसकी वजह से जो आपका आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, वो आपको जरूर आना चाहिए। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, हम जानते हैं जब सेम डायरेक्शन में होती है तो अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करते हैं, तो उसकी वजह से जो 1 एम्पेयर की डेफिनेशन निकलती है वो जरूर आनी चाहिए। ठीक है, 3 और 5 मार्क्स में इसका सवाल आपको आ सकता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का पूरा एक 5 नंबर का सवाल आ सकता है कि इसकी वर्किंग जो है वो आपको एक्सप्लेन करो, और साथ में जो है करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, उसको एक्सप्लेन करो। या फिर आपको बोल दिया जाएगा कि गैल्वेनोमीटर को कैसे एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे वोल्टामीटर में कन्वर्ट किया जाता है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो भी एक सवाल बन सकता है। बाकी आपका एम्पेयर सर्किटल लॉ की वजह से इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का किस तरीके से निकालते हैं, तो ये आपको पता है ना, ये हमने बिल्कुल पढ़ रखा है कि हॉलो वायर है तो बाहर किस तरीके से निकलता है, सॉलिड वायर है वो किस तरीके से, उसकी डेरिवेशन क्या होती है। ठीक है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, उस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो ये सब चीजें बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इन्हीं पोर्शन से पूछा गया है जब भी पूछा गया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आपके मैग्नेटिज्म एंड मैटर की, तो बार मैग्नेट की वजह से एक्सियल पॉइंट पे कितना आता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आती है, और उसको एज ए इक्विवेलेंट आपको सोलेनॉइड जो आपका आता है। ठीक है, आपको क्या है इक्विवेलेंट, ये एज ए इक्विवेलेंट जो आपका सोलेनॉइड आता है, ये आपका इक्विवेलेंट सोलेनॉइड की वजह से आपका जो आता है ये आपको आना चाहिए। फिर आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती है, किस किस की, पैरा की, डाया की, फेरो की, है ना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। डायग्राम आपसे पूछ लेगा कि भैया जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती है तो एक अपने बीच में से पास होने देता है, एक रिपेल करता है, किस तरीके से आता है। ठीक है, तो वो आपसे पूछ सकता है। क्यूरीज लॉ पे सवाल आ सकता है, तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और दूसरा आपका टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट, अब बार मैग्नेट पे क्या टॉर्क लगता है, एम क्रॉस बी आपका जो फॉर्मूला आता है, तो वो आपको आना चाहिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यही बस इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आपने कर ली तो मतलब अच्छे से आपने चैप्टर को कवर कर लिया, क्योंकि इसी में से बार बार आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, तो फैराडेज लॉज यार इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी आ जाता है, सीधा सीधा आपको फ्लक्स दे दिया जाएगा, चेंज इन फ्लक्स से आपको जो है ईएमएफ आपको निकाल लेनी है, और वहां से अगर आपको रेजिस्टेंस दिया गया तो आप वहां से करंट भी निकाल लोगे, तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन, इसकी डेरिवेशन जो है, अगर टू पैरेलल जो आपके सोलेनॉइड्स हैं, करंट कैरिंग सोलेनॉइड्स, तो उसकी वजह से बताइए जो म्यूचुअल कंडक्शन क्या होगी, म्यूचुअल इंडक्शन जो है आपकी, सेल्फ इंडक्टेंस इन ए कॉइल, वो आपसे पूछ ली जाएगी, तो उसका क्या फॉर्मूला आता है कॉइल के लिए, है ना, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए स्क्वायर जो आपका फॉर्मूला आता है वो आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद एसी जनरेटर की आपको जो है कंस्ट्रक्शन भी पूछ लेंगे, वर्किंग भी पूछ लेंगे, और किस तरीके से ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ आपकी आती है वो आपको बताना पड़ेगा। तो यही टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे आपने सबसे ज्यादा फोकस देना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एसी करंट की, तो एसी में पीक एंड आरएमएस करंट, इनकी आपको सीधा डेफिनेशन आ जाएगी कि भाई बताओ क्या आता है आरएमएस, तो वो आपको डेरिवेशन में मतलब आपको जो डेफिनेशंस हैं वो डेफिनेशंस बतानी पड़ेंगी। ठीक है, फिर आपको रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस, भैया इंपीडेंस जो आपका Z जो आता है, इंपीडेंस कैसे निकालना है आपको दे दिया जाएगा, जो है आपको रेजिस्टेंस दे दिया जाएगा, आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस दे दी जाएगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस दे दी जाएगी, आपको बोलेंगे इंपीडेंस निकालो। फेजर डायग्राम से किस तरीके से इंपीडेंस निकालते हैं वो आपको आनी चाहिए। फिर आपका एलसीआर सर्किट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, एलसीआर सर्किट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फेज डिफरेंस आपको निकालना आना चाहिए, करंट और जो वोल्टेज के बीच में नेट फेज डिफरेंस क्या होगा वो आपको निकालना जरूर आना चाहिए। और ट्रांसफार्मर तो भैया स्टार मार्क में, ये 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा तो 5 मार्क्स में इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ट्रांसफार्मर को अच्छे से कर लेना कि ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कैसे निकालते हैं, लॉसेस कौन कौन से होते हैं ट्रांसफार्मर, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये आपको जरूर कवर अप कर लेना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट का बेसिक्स, बहुत हाई न्यूमेरिकल टाइप नहीं, लेकिन क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट इसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा आपका जो आपकी ईएम वेव्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है कि ई नॉट अपॉन बी नॉट जो है वो आपका सी के बराबर होता है, किस तरीके से स्पीड ऑफ ईएम वेव हम लोग निकालते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन किस तरीके से निकालते हैं, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैरेक्टरिस्टिक पे सवाल आ सकता है 3 मार्क्स का। और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, आपको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ देंगे कि बताओ अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो आपको बताना पड़ेगा किसकी ज्यादा, एक्सरे की ज्यादा है, रेडियो वेव्स की ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, तो इस तरीके से आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो ये चीज भी आपको जरूर पता होनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में।
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रे ऑप्टिक्स की, यार रे ऑप्टिक्स थोड़ा बड़ा चैप्टर है, टॉपिक्स भी इसमें ज्यादा है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, देखो TIR एंड क्रिटिकल एंगल से तो सवाल आपका बन जाता है बहुत बार, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस, जो सिंगल सरफेस की वजह से जो फॉर्मूला होता था n2/v माइनस n/u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छे से कर लेना। लेंस बेकर फॉर्मूला की डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली पूछी जाती है, तो इसको तो जरूर कवर अप करना ही करना है, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, इसकी भी जो आपके डेरिवेशन आती है, जो आपका ग्राफ बनता है, मिनिमम डेविएशन किस तरीके से निकालते हैं, उसकी क्या कंडीशंस होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। और लास्ट में 5 मार्क्स में आपके माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप आपने जरूर कवर करना है, जिसमें आपको रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप दोनों ही कवर अप करके चलने हैं, और उनकी मैग्निफिकेशन क्या क्या आती है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चा लोग। वेव ऑप्टिक्स में अगर हम लोग बात करें तो वेव ऑप्टिक्स में आपका वेव फ्रंट के बारे में और हाइजेंस प्रिंसिपल से रिपीटेडली सवाल पूछा गया है, पूछ ही लेते हैं। डिफाइन हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है, और बताओ किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं आपकी वेव फ्रंट्स की, तो आपसे पूछ लिया जाएगा। सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होती हैं, प्राइमरी वेव फ्रंट क्या होता है, ठीक है, और प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये हम पढ़ाते हैं कि किस तरीके से प्रूफ किया जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को, यूजिंग द हाइजेंस प्रिंसिपल। तो ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 3 मार्क्स में ये सवाल आपके लिए आ सकता है। बाकी आपको इंटरफेरेंस, जो आपको कोरेंट और इनकोरेंट सोर्सेज होता है, ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी की क्या कंडीशन होती है, उसमें क्या फेज डिफरेंस होना चाहिए, मिनिमम इंटेंसिटी क्या आती है, और आपका YDSC, पूरा YDSC बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सवाल आता है तो YDSC से तो पूछा ही जाता है, लगातार सालों भर साल देखा जा रहा है कि YDSC से सवाल तो पूछा ही जाता है, तो YDSC तो सबसे ज्यादा स्टार मार्क्ड चीज आपकी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें डुअल नेचर की, तो डुअल नेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है, किस तरीके से देखा गया कि भाई जो आपकी फोटो करंट है वो आपका इंटेंसिटी के साथ किस तरीके से वेरी करता है, ठीक है, फिर आपकी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरीके से वेरी करता है, ये सब जो ग्राफ्स आपके होते हैं ये आपको पता चलने चाहिए। और फिर आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है HV इज इक्वल्स टू HV न्यू प्लस जो आपका E इंटू पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका आता है, जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो वहां से किस तरीके से आपने निकालना होता है वो आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में डी ब्रोगलाइज रिलेशन, P इज इक्वल्स टू H अपॉन लैम्डा, सीधा सीधा फॉर्मूला है, लेकिन सवाल आ जाता है, न्यूमेरिकल आपको आ जाएगा, एप्लीकेशन अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ये 3 चीजें इस चैप्टर में कर लिया तो मतलब मान के चलो कि चैप्टर को 80 to 90% आपने कवर अप कर लिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहीं से सवाल पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एटम्स की, तो एटम्स में जो रदरफोर्ड जो मॉडल है आपका स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक्सप्रेशन आपकी जो है किस तरीके से nth ऑर्बिट में अगर आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उस ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो किस तरीके से निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट क्या होगी, फिर आपको जो एनर्जी निकालने में आती है कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, उस पर बहुत बार सवाल आ जाता है। और आपको हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा आना चाहिए, भाई आपके लाइमन, बाल्मर, पेस्चन, ब्रैकेट, पिफंड सीरीज, इसका क्या फॉर्मूला होता है ये आपको जरूर आना चाहिए, ठीक है बच्चों। हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। न्यूक्लियर में आपका जो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, न्यूक्लियर फोर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, किस तरीके से एक्ट करती है ना न्यूक्लियॉन्स के बीच में, वो इंपॉर्टेंट है। मास डिफेक्ट किस तरीके से निकालते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और इसका जो ग्राफ बनता है ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि यार पहले आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होती है, फिर जैसे मास नंबर बढ़ता है टॉप पे पहुंचते फिर दोबारा कम होना शुरू हो जाती है, उसका क्या रीजन होता है वो आपसे पूछा जाएगा। और न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पता होना चाहिए, जो एनसीईआरटी में आपको गिवन है कि क्या क्या रिएक्शंस हैं, कितनी एनर्जी लिबरेट होती है, किस तरीके से निकालते हैं, उसकी थ्योरी आपको जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। चले हम लोग आगे। नेक्स्ट हमारा लास्ट चैप्टर जो आपका सेमीकंडक्टर्स में एनर्जी बैंड्स जो आपके बनते हैं, किस तरीके से आपका जो एक्सेप्टर लेवल है वो कहां बनता है, डोनर लेवल आपका क्या बनता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इसमें कौन सी डोपिंग की जाती है, किस तरीके से, वो आपको पीएन जंक्शन फॉर्मेशन किस तरीके से है, वो आपको पीएन जंक्शन डायोड पता होना चाहिए। और डायोड एज रेक्टिफायर, दोनों हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर किस तरीके से आता है, ये दोनों आपको जरूर आने चाहिए। तो बेटा 14 चैप्टर्स का मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और बहुत एनालिसिस करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे आया हूं कि यार ये टॉपिक्स अगर बच्चा कर लेगा तो उसे 65 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बोर्ड्स भी इन्हीं टॉपिक्स पे रिपीटेडली ज्यादा फोकस करता है। तो आपने भी इन टॉपिक्स को जरूर 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 कवर अप कर लेना है,
ठीक है बच्चों, तो क्योंकि वक्त आपके पास बहुत ही कम बच गया हुआ है इस वक्त, और आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो एक्चुअली में नीट एस्पिरेंट भी होंगे, ठीक है, तो उनके लिए भी एक खुशखबरी है कि भाई आप जानते हैं हमारा एक फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है, एक रिवीजन बैच चल रहा है, जिसमें हम लोग सिलेबस बहुत जल्दी से कंप्लीट करवा रहे हैं। तो अगर आप साथ साथ में नीट की प्रिपरेशन करने वाले हो और बोर्ड्स के बाद आपको जो है नीट की भी एग्जाम देना है, तो आप हमारे साथ नीट सारथी बैच में जुड़ सकते हो। ठीक है, सारथी बैच के बारे में मैं आपको बता देता हूं। सारथी बैच आपको सिर्फ 2799 में अवेलेबल हो जाएगा। लाइव क्लासेस ली जा रही हैं, आपको एक स्पीड पे, अच्छी स्पीड पे सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा और डिटेल्ड मैनर में कंप्लीट करवाया जाएगा, एकदम लाइव क्लासेस में ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगी और आपको जो है वो डाउट सॉल्विंग और व्हाट्सएप मेंटोरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। तो किसी चीज की आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप चाहते हो कि यार मेरा साथ में नीट भी बैलेंस हो जाए बोर्ड्स के, तो आप कोर्स में जरूर इनरोल कर सकते हो। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि यार मुझे टेस्ट देने हैं, क्योंकि टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, टेस्ट बच्चे को ज्यादा से ज्यादा देने चाहिए, तभी वो अपने आप को मान सकता है कि मैं नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हूं, तो आप NBTS 4.0 में एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको जो है वो 38 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये घर पे डिलीवर किया जाएगा, और इसमें जो है 20 आपके ऑफलाइन टेस्ट होंगे, 5 जो है वो आपके RBT रैंक बूस्टर टेस्ट होंगे और 13 आपके PYQ टेस्ट होंगे। ये आपको 1999 पे अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और इनहैंस प्रैक्टिस की जरूरत है और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो NBTS बंडल भी आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको 68 टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, 50 आपके इसमें ऑफलाइन टेस्ट होंगे, बाकी आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे। सॉल्यूशन बुकलेट्स भी इसमें प्रोवाइड की जाएगी, आपको इंप्रूवमेंट बुक्स भी प्रोवाइड की जाएंगी और आपको OMR शीट्स भी प्रोवाइड की जाएंगी टू गिव यू रियल एग्जाम फील, कि आपको रियल एग्जामिनेशन वाली फील आए कि आप हाँ इस तरीके से OMR, क्योंकि बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं OMR फिल करने में, तो इस तरीके से उनको फायदा हो जाएगा। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कोड PNS इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। तो ठीक है बच्चा, अब आपको पता चल गया कि किन टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, तो जाइए तैयारी करिए और इन टॉपिक्स को जरूर कवर करके जाइएगा, फिर देखना आपका बोर्ड का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो मैं लेता हूं आपसे इजाजत, टेक केयर, गुड बाय, मेहनत जिंदाबाद।